हाय, आई एम असदुल्ला चौधरी और बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। चाहे वो वैल्यू आपकी मार्केट वैल्यू हो, चाहे वो आपकी जो है वो जॉब की हवाले से वैल्यू हो, या बेसिकली वो ये हो कि आपके प्रोजेक्ट की जो है वो वैल्यू किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल जॉब की या मार्केट वैल्यू की बात करूं तो वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अगर सैलरी है तो इसको हम कहते हैं कि हम किस तरह से अपनी मार्केट वैल्यू को या जॉब वैल्यू को या सैलरी वैल्यू को 3x कर सकते हैं। देखें, इस वक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे मैं कहता हूं कि इट्स नॉट अबाउट कि जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई फ्यूचर है। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आपकी रियलिटी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज जो कि हमें आज चाहिए, इट्स नॉट कि हमें बाद में या फ्यूचर में चाहिए होगा। जैसा कहा जा रहा है कि जनाब 2020 तक 15.7 मिलियन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स होंगे। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो हम कहते हैं जनाब 57 ट्रिलियन डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे। लेकिन क्या ये जो नंबर है या जो इतने ह्यूज मेगा साइज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ एक पीएमपी पास सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर डिलीवर कर सकता है? तो इसका आंसर ये है कि क्या वो प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज रखता है या उसके अंदर वो स्किल्स भी हैं जिसके जरिए वो अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर कर सके। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको दो बातों का जवाब दे रहा हूँ। एक तो ये कि आप अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज को या पीएमपी की सर्टिफिकेशन को कैसे जो है वो कैश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। दूसरा ये कि आप कहाँ पर या किस एरिया में आपको काम करना है ताकि अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकें। एक जनरल कहा जाता है कि जी आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करें या अपने आप को जो है वो बोल्ड करें, या जैसे कहता है जी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर एग्रेसिव है या परसुएसिव है तो वो सक्सेसफुल है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बातें बहुत ही जनरल हैं। लेकिन अगर हम उसको किसी फ्रेमवर्क में उतार लें, या जैसे पीएमआई ने रिसेंटली आपको पीएमआई का टैलेंट ट्रायंगल दिया है जिसमें उसने कहा कि जी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से पता हो, आपके पास लीडरशिप की जो है वो नॉलेज और स्किल्स हो, और आपका बिजनेस एक्यूमेंट या स्ट्रेटेजिक जो है वो वैल्यू अगर आप उसको डिलीवर कर सके तो यू आर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन इन्हीं चीज़ों को मैंने एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में जो है वो ट्रांसलेट किया है जहां पर आपके पास दो सेपरेट ट्रायंगल नहीं है कि जी प्रोजेक्ट का ट्रायंगल है जहां आप बात कर रहे हैं टाइम कॉस्ट और स्कोप की, और प्रोजेक्ट मैनेजर का ट्रायंगल है जहां आप बात कर रहे हैं टेक्निकल स्किल, लीडरशिप स्किल और बिजनेस स्किल्स की। मैंने दोनों को जब मार्च किया और मैं देखा कि ये प्रोजेक्ट में कैसे ये काम कर सकते हैं तो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क में हमारे पास आता है इनर सर्कल। देखिए, इनर सर्कल में अगर मैं बात करूं तो मैं समझता हूं कि तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं, प्रोजेक्ट लीडर्स कहते हैं, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स कहते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं और उनका प्रोजेक्ट जो है वो कहां जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट के इनर सर्कल में हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बेसिकली वो प्रोजेक्ट है या वो ऑपरेशंस है या वो प्रोग्राम है। ठीक है, जैसे इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पर एक बड़ी सीनियर रिसोर्स से मेरी बात हुई। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करने लगे तो उन्होंने कहा यार मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार ही इज सो सीनियर और आई नो हिज कंपनी आल्सो। तो मैं कहा यार ये ही मिस नॉट बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मैंने उनको बताया कि सर एक बड़ा जो है ना एक नेक्स्ट लेवल है प्रोजेक्ट का विच वी कॉल्ड प्रोग्राम मैनेजमेंट, जिसको अक्सर लोग मेगा प्रोजेक्ट्स भी कह रहे होते हैं। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उनका यार सर ये तो मैं करता हूँ। तो अच्छा ये प्रोग्राम मैनेजमेंट है। तो फिर हमने थोड़ी देर और बातचीत की, मैं उनको स्पॉन्सर का रोल समझाया और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझाया। तो कहने लगा यार ये तो मैं भी ये हूँ। अब मैंने कहा अब आप समझ रहे हैं वो प्रोग्राम मैनेजर भी हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजर भी हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, वो स्पॉन्सर भी हैं, तो वो है क्या? बेसिकली ये कन्फ्यूजन है कि आप अपने आप को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आप किस लेवल पे हैं। तो अगर आप अपने आप को सही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो इनिशिएटिव है या आपका जो एंडेवर है वो किसी प्रोजेक्ट का टास्क है या कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई प्रोग्राम का हिस्सा है, तो ही आप उसको जो है वो सही से डिलीवर कर सकते हैं। सेकंड जो लेयर है जो बेसिकली आपकी सैलरी को इंस्टेंटली 2x कर सकती है वो ये है। इस लेवल पे बेसिकली जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट यहां आता है वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो है इसमें बेसिकली देखिए अक्सर लोग जब प्रोजेक्ट करने की बात करते हैं, जैसे मेरे साथ अक्सर मैंने जो प्रोजेक्ट्स मैनेज किए, कुछ 20-30 से ज़्यादा मैंने जो प्रोजेक्ट्स मैनेज किए हैं मल्टीपल कंपनीज के लिए, वहाँ पे जब मैं उनसे कहता हूँ यार प्रोजेक्ट प्लान लेकर आओ, तो इंटरेस्टिंगली वो 10, 20, 25, 50 एक्टिविटीज़ ले आते हैं और वो रैंडम एक्टिविटीज़ होती है कि हम पहले ये करेंगे, अच्छा बाद में ये करेंगे, और उसकी कनेक्टिविटी भी नहीं होती। मैं कहता हूँ देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करने के लिए आपको पहले एक्टिविटीज़ नहीं चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द लाइफ साइकिल। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट क्या है। तो आपको क्या जो PMI ने PMBOK में आपको कॉन्सेप्ट बताया है एडॉप्टिव लाइफ साइकिल का, जिसको आप हार्ड मेथड भी कह रहे हैं, जिसको आप कहते हैं प्लान ड्रिवन, उसकी ज़रूरत है, या जो आजकल बड़ा बज़वर्ड है या मार्केट में यूज़ भी हो रहा है कि जी हमें सॉफ्ट मेथड की तरफ जाना चाहिए, या एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या जिसको हम एडॉप्टिव भी कह रहे हैं, उसके हवाले से हम काम करें। तो बेसिकली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द राइट लाइफ साइकिल, कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी लाइफ साइकिल को जो है वो यूज करना है ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डिलीवर कर सकूं। सेकंड जो हमारे पास चीज आती है वो यहां पर आता है डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स क्या है? डिलीवरेबल्स आपको ये गाइड करते हैं या ये बताते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में क्या चीज़ अचीव करनी है, या प्रोजेक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव देना है, या प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स क्या हैं, या प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स क्या हैं, या प्रोजेक्ट के आउटकम्स क्या हैं। जनरली जब हम डिलीवरेबल्स की बात करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं टेक्निकल डिलीवरेबल्स की तरफ, या हम बात कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट में हमें ये चीज़ चाहिए। जैसे फर्स्ट करें मैं ये कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा जी हमारे पास जो है वो ये डिलीवरेबल जो है कि मैं आपको एक वीडियो दे दूँ, लेकिन सिर्फ ये डिलीवरेबल नहीं है। डिलीवरेबल ये है प्रोडक्ट डिलीवरेबल। दूसरा डिलीवरेबल है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। जैसे कि फर्स्ट करें मेरे सामने इस वक्त 3-4 लोग जो है वो खड़े हुए हैं, हम 2 कैमरेज यूज़ कर रहे हैं, 4 लाइटें लगी हुई हैं, एक माइक लगा हुआ है, एक बोर्ड है। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स हैं जिनके जरिए मैं काम कर रहा हूँ। एंड देन द थर्ड थिंग इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरेबल, कि जी इस प्रोजेक्ट का स्केड्यूल क्या है, इसमें रिस्क क्या आ सकते हैं, ठीक है, इसका जो है हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसके अलावा जो है हमने इसका स्कोप क्या डिफाइन किया। तो बेसिकली हम जब डिलीवरेबल्स को डिफाइन करें तो वी डोंट जस्ट थिंक अबाउट द टेक्निकल डिलीवरेबल, वी हैव टू आल्सो सी कि जनाब हमारे जिसको हम टेक्निकल डिलीवरेबल प्रोडक्ट डिलीवरेबल कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट डिलीवरेबल्स क्या हैं, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरेबल्स क्या हैं। देन जो हमारे पास थर्ड चीज़ आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क। अक्सर मैं जब सीनियर मैनेजमेंट से मिलता हूं या CEO से बात होती है प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो वो कहते हैं यार प्रोएक्टिव मैनेजमेंट करो। तो यार प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव मैनेजमेंट? मुझे क्या चीज प्रोएक्टिवली देखनी है? तो देन आई क्रैक द कोड आई वुड से एंड आई फाइंड इट आउट कि यार बेसिकली ये बात कर रहे हैं रिस्क की। रिस्क जो आपके प्रोजेक्ट में आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, ये इशू, ये एरिया जो है आपको हिट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो सबसे बड़ा मसला है रिस्क के साथ, कि जब आप रिस्क पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देखते। अक्सर 3-4 प्रोजेक्ट्स में जब मैं गया, बड़े सीनियर लोगों से बातचीत हुई, जब हमने एक्टिविटीज़ डिफाइन की तो मैंने से अच्छा आपके प्रोजेक्ट के रिस्क क्या है? मैंने कहा रिस्क कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उनके साथ बैठ के एक्सरसाइज की तो पता चला 40-50 रिस्क उन्होंने बता दिए। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो निकलवाए, वो एक्सट्रैक्ट करे कि इस प्रोजेक्ट के रिस्क क्या है। क्योंकि देखिए आपका प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है, देयर आर वेरी रेयर प्रोजेक्ट्स जो फर्स्ट टाइम हो रहे होंगे, या ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स तो मार्केट में ऑलरेडी हो रहे होते हैं, लोग कर चुके होते हैं, आप उसको थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, पता नहीं कितनी कौन से दफ़ा कर रहे होते हैं। तो जाके पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपसे पहले ये प्रोजेक्ट जिन लोगों ने किया है, या जिस इंडस्ट्री में किया है, या जिस इन्वायरमेंट में किया है, वहाँ कौन कौन से रिस्क आपके पास आए थे। तो अगर आप अपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसकी प्लानिंग कर लेते हैं तो बेसिकली मैं कहता हूं कि लाइफ साइकिल के बाद डिलीवरेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए रिस्क जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन जो इसमें सेकंड जो हमारा साइकिल है, जो इसमें हम बात कर रहे हैं, वो है जनाब मैट्रिक्स एंड KPIs। देखें जब भी आप कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप किसी चीज़ को मेजर ही नहीं कर सकते, या आप यही नहीं बता सकते कि वो कहाँ तक पहुँच गया, तो आप उसको ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना डिलीवर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स एंड KPIs आपको सक्सेसफुली डेवलप करने और ये बताना है कि हम अपने प्रोजेक्ट को किन बेसिस पर चेक करेंगे, किन बेसिस पर मॉनिटर करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही की फैक्टर है। ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ जब प्रोजेक्ट की बात आती है तो लिखते हैं जी % कंप्लीट हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया। दिस इज नॉट एनफ, यू हैव टू वर्क ऑन मैट्रिक्स एंड KPIs। तो दिस इज दी बेसिकली योर सेकेंड आई वुड से लेयर, या आपका सेकेंड सर्किल है। अगर आप इस सर्किल में आ जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इन 4 चीज़ों को फोकस करके काम करते हैं तो आपकी सैलरी इंस्टेंटली डबल हो जाती है एंड यू कैन बेसिकली मैनेज एनी गुड टेक्निकल प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सैलरी को 3x कर लें और आप ये जो है क्या नाम है उसका, ना सिर्फ प्रोजेक्ट की वैल्यू को डिलीवर कर सकें बल्कि अपनी वैल्यू को भी कैश कर सकें, तो आपको लाजमी तौर पर थर्ड सर्किल में आना पड़ेगा, जो कि मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए
जब भी हम प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल में मल्टीपल फेजेस होते हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ये देखा है कि वो फेजेस जो हैं वो समहाउ कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम कहते हैं जी हमारे प्रोजेक्ट का एक फेज है साइट सर्वे, दूसरा है आर्किटेक्चर, तीसरा है प्रोक्योरमेंट, चौथा है कंस्ट्रक्शन। इंटरेस्टिंगली अगर आप जाके देखें तो साइट सर्वे का डिपार्टमेंट अलग है, कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट अलग है। तो आपका प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल में मल्टीपल फेजेस से नहीं गुजर रहा, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजर रहा है। और प्रोजेक्ट मैनेजर की जो अथॉरिटी है वो अपने डिपार्टमेंट की हद तक तो है, लेकिन अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो अब यहां है आपका क्वेस्ट कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवा सकते हैं। देखिए यहां पर सेकंड लेयर में तो आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, लेकिन थर्ड लेयर पे यू डोंट हैव अथॉरिटी, यू डोंट हैव पावर, सो व्हाट यू हैव इन्फ्लुएंस। अक्सर जैसे कहा जाता है मैनेजिंग द प्रोजेक्ट विदाउट द ऑफिशियल अथॉरिटी, तो आप कैसे किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं विदाउट द ऑफिशियल अथॉरिटी, इट इज योर क्वेस्ट। अगर आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट नोइंग एंड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन टू लाइफ साइकिल एंड देन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन इट मीन्स यू आर गोइंग फॉर अ multi-million dollar प्रोजेक्ट्स। देन यहां पर जो सेकेंड चीज आती है थर्ड लेयर में, वो है जनाब आपके पास स्टेक होल्डर्स। देखिए स्टेक होल्डर्स जो हैं आप उनको नहीं मैनेज कर सकते, आप स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। अब स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बाज़ दफ़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी होती है, कह रहा था मुझे ये चाहिए, दूसरा कहता मुझे ये चाहिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपके स्टेक होल्डर नेगेटिव होता है, वो कहता है ये हो ही नहीं सकता, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो अनटिल एंड अनलेस आप अपने प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को अलाइन नहीं करते या उनको मैनेज नहीं करते तो आप काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिलीवरेबल्स, इट्स अबाउट जो डिलीवरेबल वो स्टेक होल्डर ले रहे हैं या जो स्टेक होल्डर अपने उन डिलीवरेबल्स अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, आप उनको कैसे मैनेज करते हैं। और जाहिर सी बात है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स आपके अंडर में तो आते ही नहीं है। सो हाउ अगेन यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस देम डायरेक्टली फ्रॉम योर ओन पावर या फ्रॉम बाय यूटिलाइजिंग समवन एल्स पावर, तो वो आपके लिए जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर बनता है। देन जो थर्ड लेयर में थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है कम्युनिकेशन का। देखिए अक्सर कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट में 85% कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या है वो कम्युनिकेशन दीवार से हो रही है? कम्युनिकेशन तो स्टेक होल्डर से ही हो रही है। लेकिन जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये प्रोजेक्ट ये करना है, उससे ये काम करवाना है, वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क को कम्युनिकेट करना। मैं एक प्रोजेक्ट में गया, वहाँ मुझसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा जी हमारे वेंडर ने हमें कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 15 मंथ्स में हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने अगेन जैसे आपसे कहा कि मैंने 2-3 कंट्रीज़ में, सॉरी कंट्रीज़ कह रहा हूँ, 2-3 जो है क्लाइंट्स के पास गया, उनसे डिस्कशन की और उनसे पूछा, तो पता चला कि टिपिकली ये प्रोजेक्ट 22 से 24 महीने में होता है। जो रिस्क वो मैं बता सके वो मैंने उनसे सुन लिए। उसके बाद मैं जाकर CEO से बात की, मैंने कहा सर ये आपका प्रोजेक्ट 24 महीने में होगा। उसने कहा यार हमारा वेंडर जो हमारे लिए काम कर रहा है वो कह रहा है कि 15 से 16 महीने में हो जाएगा और आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो है वो 24 मंथ में होगा। फिर मैंने उनसे बात की, जितने मैं रिस्क बता सकता था मैं उनको बताया। उन्होंने कहा यार इसके हिसाब से भी ये 20 महीने में हो जाएगा, तुम तो कह रहे हो 24 महीने। तो मैं कह सकता हूँ कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो मैं आपको अभी बता नहीं सकता, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इस तरह के रिस्क आते हैं और आप इसके लिए अपनी जगह या अपनी कंटीजेंसी को जो है वो डिफाइन करें एंड देन ही बाइड इट। तो बेसिकली आपका भी रोल यही है कि आप कैसे अपना ट्रस्ट पैदा करते हैं, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं कि आप उनसे राइट कंटीजेंसी वैल्यू जो है वो डिमांड कर सकें और वो आपको अवॉर्ड कर सके ताकि आप काम कर लें। क्योंकि अक्सर कहा जाता है यार तुम कहते हो कि ये रिस्क आएगा, ये रिस्क आएगा, रिस्क आएगा, रिस्क तो आ ही नहीं रहा, तो वाई यू आर बेसिकली शोइंग मी दिस थिंग। बल्कि मुझे याद है एक प्रोजेक्ट में यहां तक हुआ कि हमने रिस्क की हेडिंग हटा के लिखना शुरू कर दिया आइटम्स नीड अटेंशन ताकि जो है वो हमारा काम हो जाए। तो अगेन वट एवर मैथड यू चूज, बट how importantly you are going to communicate risk, it is an important I would say call for your projects. Then the last part जो है हमारे थर्ड सर्किल का वो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। देखिए आप जो अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस देंगे या अपने प्रोजेक्ट के जो इश्यूज पे डिसीजन लेंगे या जो चेंज मैनेजमेंट को मैनेज कराएंगे वो आप खुद तो नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर की भी एक हद तक जो है वो वैल्यू है, एक हद तक मैं कहता हूँ औकात है जहाँ तक वो जा सकता है। उससे आगे उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर से मल्टीपल लोगों से बात करनी है, इनपुट लेना है, इनपुट देना है, ठीक है, उनसे डिसीजन लेने ताकि वो इस काम को कर सके। तो कैसे आप उनसे अपनी इंफॉर्मेशन देकर या उनसे क्विकली जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। दिस इज एन आर्ट। एक बुक है बड़ी मशहूर जिसको कहा जाता है पावर एंड पॉलिटिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो ये कहती है कि जनाब आप जब कोई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे के कोई डिसीजन ले रहे हैं, इट्स नॉट द राइट थिंग। बेसिकली तो ये है कि वो डिसीजन रात को पहले ही हो चुका हुआ है। तो क्या आपके अंदर वो गट्स हैं कि आप एक रात पहले या एक दिन पहले ही वो डिसीजन ले लें जिस पे जाके प्रेजेंटेशन देंगे और लोगों से कहेंगे बताएं आप क्या होगा?
तो ये सब चीज़ें अगर आप अचीव कर सकते हैं एट थर्ड लेवल, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सैलरी को या अपनी वैल्यू को या अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अचीव करवा सकते हैं। और यही वो एरिया है जहाँ पर मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको भी काम करना चाहिए। सो PMI जो आपको नॉलेज दे रहा है वो समहाउ यहाँ तक तो बता देता है, लेकिन जब वो लेवल यहाँ आता है तो यहाँ पर वो जनरल बातें कह रहा है जी, ट्रस्ट बिल्ड करो, लीडरशिप यूज़ करो, डिसीजन मेकिंग करो। ज़ाहिर है वो PMI के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं है। आपकी जॉब, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं और कितनी वैल्यू आप लेना चाहते हैं, इट डिपेंड्स हाउ वेल यू परफॉर्म इन योर थर्ड सर्किल। सो हम जब अपने कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि अभी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स भी आना, उसमें हम आपको ना सिर्फ ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज क्या है और किस तरह से आप अपने PMP एग्जाम को पास कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको वो सिनेरियोज भी समझाता हूँ कि आप किस तरह से थर्ड सर्किल में ऑपरेट कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर वैल्यू, और आई वुड से 3x योर वैल्यू आइदर इन टर्म्स ऑफ सैलरी और प्रोजेक्ट डिमांड। एंड देन जो है हम आपसे होपफुली देखते हैं कि इस कोर्स में जो हम करने वाले हैं उसमें आप कैसे उसमें परफॉर्म करते हैं और कैसे हमसे वो बातें समझ के या सुन के या सीख के जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।